नमस्कार। सोचिए एक सुबह आप उठते हैं, अपना ईमेल खोलते हैं और वहां एक सब्जेक्ट लाइन चमक रही होती है, इंटीमेशन नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। या शायद दरवाजे पर डाकिया एक सरकारी लिफाफा थमा जाता है। हाँ, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है ना। आयकर नोटिस, ये दो शब्द ही किसी का भी दिन खराब करने के लिए काफी हैं। हमारे पास आयकर नोटिस के लिए आवश्यक गाइड से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारा मिशन इसी डर को दूर भगाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयकर विभाग अब सिर्फ आपकी दी हुई जानकारी पर यकीन नहीं करता, बल्कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स की एक पूरी पहेली को सुलझाता है। और आयकर नोटिस शायद उस पहेली का वो टुकड़ा है जो कहीं फिट नहीं हो रहा। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। आपने ये पहेली वाली बात कहकर मतलब मुद्दे की जड़ पकड़ ली। ज्यादातर लोग नोटिस को एक इल्जाम की तरह देखते हैं, जबकि ये असल में एक सवाल है। विभाग बस ये कह रहा है, हमारे पास ये जानकारी है और आपके रिटर्न में ये लिखा है, दोनों में मेल नहीं हो रहा। क्या आप समझा सकते हैं क्यों? आज की बातचीत का मकसद इसी क्यों को समझना है। ठीक है, तो अगर ये एक सवाल है, तो विभाग ये सवाल पूछता क्यों है? क्या क्या विभाग यूं ही किसी का भी नाम चुन लेता है, लॉटरी की तरह? नहीं नहीं, लॉटरी या रैंडम जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ डेटा पर आधारित है। आज के समय में आयकर विभाग एक बहुत शक्तिशाली डेटा एनालिटिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उनके पास सिर्फ आपका भरा हुआ आईटीआर नहीं होता, अच्छा। बल्कि कई और जगहों से भी आपकी वित्तीय जानकारी पहुंचती है। जब इस सारे डेटा में कोई गड़बड़ दिखती है, तब एक नोटिस भेजा जाता है। कहीं और जगह मतलब कहाँ से? सोचिए, आपने बैंक में एक बड़ी रकम जमा की, तो बैंक ये जानकारी विभाग को देता है। ओके। आपने क्रेडिट कार्ड से साल में लाखों की शॉपिंग की, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ये जानकारी देती है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये जानकारी पहुंचती है। आपने म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश किया, वहां से भी जानकारी जाती है। बाप रे। इन सबको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी एसएफटी कहते हैं। विभाग इन सभी जानकारियों को आपके आईटीआर के साथ रखता है और फिर मिलान करता है। वाह, मतलब हमारी हर बड़ी वित्तीय गतिविधि पर नजर है। तो सबसे आम वजह क्या होती है नोटिस आने की? मेरे ख्याल से आईटीआर भरने में कोई गलती करना। हाँ, ये सबसे आम और बुनियादी वजह है। या तो आईटीआर देर से भरना या फिर गलत जानकारी भर देना। और गलत जानकारी का मतलब सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है। अच्छा। हो सकता है आपने अनजाने में अपनी आय को गलत हेड में दिखा दिया हो, या कोई जरूरी जानकारी जैसे सभी बैंक खातों का ब्यौरा देना भूल गए हो। सिस्टम ऐसी छोटी छोटी विसंगतियों को भी पकड़ लेता है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने आईटीआर तो समय पर और सही भरा, लेकिन फिर भी नोटिस आ गया। ऐसा क्यों हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वो एसएफटी वाली बात काम आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने आईटीआर में अपनी सालाना आय 5 लाख रुपए दिखाई, लेकिन उसी साल उन्होंने 15 लाख रुपए की एक कार खरीद ली। अब विभाग का सिस्टम एक रेड फ्लैग उठाएगा। वो पूछेगा कि अगर कमाई 5 लाख है तो 15 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। सही बात है। ये आय और खर्च के बीच का एक क्लासिक मिसमैच है। समझ गई। और एक और चीज जो मैंने बहुत सुनी है वो है टीडीएस मिसमैच। ये क्या होता है? इसे आसान भाषा में कैसे समझे? टीडीएस मिसमैच को इसे ऐसे समझिए कि आपके दोस्त ने कहा कि उसने आपके नाम पर 100 रुपए चुका दिए, लेकिन आपने हिसाब में सिर्फ 80 रुपए लिखे। ठीक है। अब कोई तो पूछेगा कि बाकी 20 रुपए कहाँ गए। या दोस्त है, आपकी कंपनी या कोई भी जो आपका टीडीएस काटता है, और आप हैं टैक्स भरने वाले। आपकी कंपनी आपके पैन नंबर पर सरकार को टीडीएस जमा करती है, जो आपके फॉर्म 26 एएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मतलब एआईएस में दिखता है। जब आप रिटर्न में उससे अलग रकम का दावा करते हैं, तो सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेता है। ये तो बहुत साफ तरीके से समझ में आया। तो कुल मिलाकर नोटिस आने के पीछे एक ही बड़ी वजह है, डेटा का मिलान ना होना। बिल्कुल। चाहे वो आईटीआर की गलती हो, खर्च ज्यादा होना हो या टीडीएस का फर्क हो। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ गलतियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सिस्टम को और पारदर्शी और सटीक बनाने के बारे में भी है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि नोटिस एक डेटा मिसमैच का नतीजा है। लेकिन हर नोटिस एक जैसा तो नहीं होता होगा। सुना है उन पर कुछ अजीब से नंबर मतलब सेक्शन नंबर लिखे होते हैं। ये क्या बला है? क्या इन्हें समझना जरूरी है? ये समझना शायद सबसे जरूरी कदम है। नोटिस का सेक्शन नंबर उसका डीएनए होता है। डीएनए? हाँ, वही बताता है कि विभाग आपसे क्या चाहता है, मामला कितना गंभीर है और आपको क्या करना है।
ये एक डॉक्टर की पर्ची पर लिखी दवा के नाम जैसा है, जिसे समझे बिना सही इलाज नहीं हो सकता। चलिए फिर इन सेक्शन नंबर्स को डिकोड करते हैं। सबसे आम वाले कौन से हैं? शुरुआत करते हैं धारा 139(9) से। अगर आपको ये नोटिस मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। असल में ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आयकर विभाग के नोटिस में अच्छी खबर? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये नोटिस आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है। इसे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस कहते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न? इसका मतलब है कि आपकी फाइलिंग में कोई तकनीकी खामी रह गई है। जैसे शायद आपने टैक्स तो चुका दिया, लेकिन उसका चालान नंबर गलत भर दिया, या कोई जरूरी जानकारी देना भूल गए। विभाग ये नहीं कह रहा कि आपने टैक्स चोरी की है, बल्कि ये कह रहा है कि आपका फॉर्म भरने का तरीका गलत है। आपको इसे ठीक करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का समय मिलता है। ठीक है, तो 139(9) तो गलती सुधारने का एक मौका है, लेकिन मैंने सुना है कि ज्यादातर लोगों को एक अलग ही तरह का नोटिस आता है, जो असल में नोटिस होता ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये है धारा 143(1) के तहत भेजा गया इंटीमेशन। इसे नोटिस कहना भी पूरी तरह सही नहीं है। ये असल में विभाग द्वारा आपके ITR की शुरुआती कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग का नतीजा है। ये एक तरह का हिसाब किताब है जो सिस्टम आपको भेजता है। हिसाब किताब मतलब? इसमें 3 बातें हो सकती हैं। पहली और सबसे अच्छी कि आपका टैक्स रिफंड बन रहा है। अच्छा। दूसरी कि नो डिमांड नो रिफंड, जिसका मतलब है कि विभाग आपकी टैक्स गणना से पूरी तरह सहमत है। और तीसरी कि आपकी गणना में कोई गलती थी और आपको कुछ और टैक्स चुकाना है। लोग इसे देखकर सबसे ज्यादा डरते हैं। मेरे हाँ। क्लाइंट थे, उन्हें ये नोटिस आया और वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। जब हमने उसे खोला तो पता चला कि विभाग उन्हें 15,000 रुपए का रिफंड दे रहा था। अरे वाह! इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब लिफाफा देखकर डरने से पहले उसे खोलकर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन स्क्रूटनी शब्द सुनकर तो थोड़ी घबराहट होती है। एक नोटिस है धारा 143(2) जिसे स्क्रूटनी नोटिस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब यहां से मामला थोड़ा ज्यादा विस्तृत हो जाता है। ये नोटिस इस बात का संकेत है कि विभाग आपके ITR की सिर्फ कंप्यूटराइज्ड जांच से संतुष्ट नहीं है और एक अधिकारी उसकी विस्तृत जांच करना चाहता है। अच्छा। ये एक तरह से विभाग का कहना है कि हमें आपके रिटर्न को और गहराई से देखना है। कृपया अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करें। सबूत मतलब क्या मांग सकते हैं? वे आपसे कुछ भी मांग सकते हैं जो आपके रिटर्न से जुड़ा हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट, खर्चों के बिल, निवेश के प्रमाण, लोन के दस्तावेज वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया ही है। हो सकता है कि आपका केस किसी खास पैरामीटर के तहत जांच के लिए चुना गया हो। लेकिन हाँ, इस नोटिस को बहुत गंभीरता से लेना होता है। ठीक है। इससे भी ज्यादा गंभीर कुछ है क्या? हाँ, अगला है धारा 148 का नोटिस। ये तब भेजा जाता है जब विभाग के पास ये मानने का कोई ठोस कारण होता है कि आपकी कोई आय टैक्स से बच गई है, जिसे आपने अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया। ओह! इसे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस भी कहते हैं। स्क्रूटनी और इसमें क्या फर्क हुआ? फर्क ये है कि स्क्रूटनी मतलब 143(2) में विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी की ही जांच कर रहा है। लेकिन धारा 148 में विभाग के पास कोई नई जानकारी या सबूत होता है जो आपके रिटर्न में है ही नहीं। जैसे उन्हें किसी और जांच से पता चला कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी और उस पर हुए मुनाफे का जिक्र अपने ITR में नहीं किया। ओह, ये तो गंभीर है। हाँ, ये धारा 143(2) से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ विभाग एक तरह से ये कह रहा है कि हमें लगता है आपने आय छुपाई है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में क्या होता है? अंत में आता है धारा 156 का नोटिस। इसे डिमांड नोटिस कहते हैं और इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी जांच या असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि आपको कोई टैक्स, जुर्माना या ब्याज चुकाना है, तो विभाग आपको ये नोटिस भेजता है। ये एक तरह से फाइनल बिल है जिसमें लिखा होता है कि आपको कितनी राशि और कब तक चुकानी है। ये तो बहुत ही साफ हो गया। सेक्शन नंबर देखकर ही पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। क्या ये सिर्फ एक सूचना है, गलती सुधारने का मौका है, या एक विस्तृत जांच की शुरुआत है? तो अब सबसे जरूरी सवाल, नोटिस आ गया, हमने सेक्शन नंबर भी समझ लिया, अब करना क्या है? पहला कदम क्या होना चाहिए घबराहट के अलावा? घबराहट को साइड में रखकर सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है नोटिस को शांति से, ध्यान से पूरा पढ़ना। 2 चीजों पर खास ध्यान दें। नोटिस किस धारा के तहत है, जैसा हमने अभी चर्चा की, और दूसरा, आपको जवाब देने के लिए कितना समय दिया गया है। समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
ठीक है, नोटिस पढ़ लिया, डेडलाइन देख ली, अगला कदम। अगला कदम है जवाब की तैयारी करना। आजकल ज्यादातर जवाब आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही दिए जाते हैं। आपको जो भी जानकारी या दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपका जवाब स्पष्ट हो, सटीक हो और मांगे गए सवालों तक ही सीमित हो। अच्छा। हाँ, कभी-कभी लोग घबराहट में जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देते हैं, जिससे और नए सवाल खड़े हो सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर नोटिस के लिए सीए या टैक्स एक्सपर्ट के पास भागना जरूरी है, या कुछ नोटिस हम खुद भी हैंडल कर सकते हैं? ये नोटिस के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर धारा 143(1) का इंटीमेशन है, जिसमें छोटी मोटी डिमांड है, तो आप उसे शायद खुद ही समझ कर चुका सकते हैं। या अगर धारा 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस है और आपको पता है कि आपसे क्या गलती हुई थी, तो आप उसे भी खुद सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे ही मामला धारा 143(2) यानी स्क्रूटिनी या धारा 148 मतलब छुपी हुई आय का आता है, तो मेरी सलाह यही होगी कि बिना देरी किए किसी प्रोफेशनल से संपर्क करें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल कानून की बारीकियों को समझता है। वो जानता है कि विभाग के सामने आपका पक्ष सही और मजबूत तरीके से कैसे रखना है। वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दस्तावेज दें और आपका जवाब कानूनी तौर पर मजबूत हो। ये एक छोटे से निवेश की तरह है जो आपको भविष्य में एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। ये तो हुई बात कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब वो सवाल जो शायद बहुत लोग सोचते हैं, अगर कोई इस नोटिस को नजरअंदाज कर दे तो क्या होगा? रद्दी की टोकरी में डाल दिया या ईमेल डिलीट कर दिया, क्या मामला अपने आप खत्म हो जाएगा? नजरअंदाज करना शायद सबसे बड़ी गलती है जो कोई कर सकता है। ये एक छोटे से सवाल को एक बड़ी समस्या में बदल देता है। इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो जुर्माना। विभाग समय पर जवाब न देने या मांगी गई जानकारी न देने पर आप पर जुर्माना लगा सकता है। ये 10,000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा, अगर नोटिस किसी टैक्स डिमांड से जुड़ा है और आप भुगतान नहीं करते, तो बकाया राशि पर भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और अगर मामला इससे भी आगे बढ़ जाए? तो तीसरा और शायद सबसे खतरनाक परिणाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो क्या होता है? अगर आप जवाब नहीं देते या सहयोग नहीं करते, तो असेसिंग ऑफिसर अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर खुद ही आपकी टैक्स देनदारी तय कर सकता है। और जाहिर है वो आपके पक्ष में नहीं सोचेगा। ये देनदारी आपकी वास्तविक देनदारी से कहीं ज्यादा हो सकती है। बाप रे। और सबसे गंभीर मामलों में, जहां जानबूझकर टैक्स चोरी का शक हो, विभाग कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है, जिसमें मुकदमा चलाना भी शामिल है। तो संदेश बहुत साफ है, नोटिस को कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज ना करें। ये एक आधिकारिक संवाद है जिसका जवाब देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि आयकर नोटिस कोई भूत नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। ये एक सवाल है, सजा नहीं। ये विभाग का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि डिजिटल युग में डेटा का प्रवाह सही बना रहे। नोटिस की धारा को समझना, समय पर शांति से जवाब देना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना ही इससे निपटने का सबसे सही तरीका है। बिल्कुल। और ये बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा करता है। जैसे जैसे हमारा वित्तीय सिस्टम ज्यादा डेटा चालित हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है। पैन कार्ड, आधार और डिजिटल लेन देन ने हर वित्तीय गतिविधि को एक दूसरे से जोड़ दिया है। ये नोटिस उसी पारदर्शिता को बनाए रखने का एक जरिया है। ये करदाता और विभाग के बीच एक स्पष्ट संवाद स्थापित करने की कोशिश है, ताकि सिस्टम में सबका विश्वास बना रहे। इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक विचार मन में आता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स और भी ज्यादा उन्नत हो जाएंगे, तो क्या आयकर प्रणाली इतनी सटीक हो जाएगी कि मानवीय गलतियों की संभावना लगभग खत्म हो जाए? और क्या तब इस तरह के नोटिस पूरी तरह से स्वचालित और रियल टाइम में भेजे जाने लगेंगे, जैसे ही कोई वित्तीय गड़बड़ी सिस्टम में दर्ज होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।